Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची guys, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो गाइस ये कंटिन्यूइंग वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो और आ चुकी है इसी चैप्टर पे। तो गाइस आज बेसिकली हम लोग गिफ्ट पे डील करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो गाइस, गिफ्ट्स तो सबको पसंद होते हैं, सबको गिफ्ट्स मिलते भी है, उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, कोई ना कोई कभी ना कभी कोई लव वंस गिफ्ट्स देते ही रहते हैं। तो इनकम टैक्स वाले ना ऐसे बैठे थे एक दिन, देखिए आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है, तो लोग बोले हमको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, इनको गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो बोले आपको क्या फ़ायदा चाहिए? तो बोले हमको ना गिफ्ट टैक्स दे दो, हम ना उसमें खुश हो जाएंगे करके। तो हम बोले सुहान ही रह गया, हमको गिफ्ट मिला एक तो इतने सालों बाद, उसको टैक्स चाहिए तुमको। तो बोला टैक्स तो मैं लेके रहूँगा। तो मैं बोली नहीं मैं नहीं दूंगी, मेरे को मेरे घर वालों ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं नहीं दूंगी। तो बोला अरे 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 रुक जा भाई, अगर तेरे घर वाले गिफ्ट दे रहे तो ठीक है चल, उसमें हम नहीं ले रहे टैक्स, बट और कोई देगा तो हम लोग लेंगे। हम लोग बोले और कोई से क्या मतलब है? तो बोले कि ठीक है, ये चैप्टर का के लिए पढ़ रहे, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस अगर आपको जानना है कि किन के गिफ्ट देने पे टैक्स देना पड़ता है और किन के नहीं, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। तो देखो गाइस, सबसे पहले गिफ्ट में हमको क्या मिल सकता है? मैम हमको ना पैसे मिल सकते हैं। वेरी गुड गाइस, पैसे मिलते हैं। सबसे ज़्यादा तो लिफाफे मिलते हैं। जब मैं छोटी थी ना, आके रिलेटिव लिफाफे देके चले जाते थे। आई वाज लाइक चॉकलेट दो ना, इसका क्या करूँगी मैं? ठीक है। इमोरल प्रॉपर्टी तो कोई रिलेटिव नहीं देता भाई, पता नहीं प्रोविजन लोगों को मतलब टैक्स चोरी करने से बचाने के लिए बनाया गया है। तो मैंने तो कभी किसी को इमोरल प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, ठीक है। तो इमोरल प्रॉपर्टी वाला 2 केस पढ़ने वाले गाइस अपन, और मूवेबल प्रॉपर्टी वाला 2 केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। आपके यहाँ आपकी बुआ आई, आपको मैं पैसे दे के गई। आपके यहाँ आपकी चाची आई और आपको लैंड दे के गई। इतने अच्छे सपने ना, काश पूरे होते। ठीक है तो वो लोग ऐਵੇਂ ही दे के चले गए। सोचो गाइस, आपके इतने प्यारे रिलेटिव हैं, ऐਵੇਂ ही दे के चले गए पैसे भी नहीं लिए हमसे, ना हमसे कुछ कंसिडरेशन लिए, ना चाय पिए, ना नाश्ता किए, बस बोले बेटा मैं देखो लैंड देने आई थी, ये गिफ्ट में। हाय, मैं तो उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ बस। ठीक है, तो ऐसे करके आपको मिल गया गिफ्ट। आपके सपनों में ही मिल सकता है ऐसा, तो ठीक है। तो आपको अगर मिल रहा है गिफ्ट बिना कुछ किए, बिना चाय पिलाए आपको गिफ्ट मिल रहा है, किस्मत। ठीक है, और वो जो आपको गिफ्ट है वो 50,000 से ज़्यादा है। हर प्रॉपर्टी में देखना गाइस, जब प्रॉपर्टी होती ना तो आपको पर को प्रॉपर्टी देखना है, हर प्रॉपर्टी में देखना। और अगर पैसे रहेंगे ना तो टोटल में देखना। मतलब मैम, मतलब गाइस समझ लो आपकी 4 फ्रेंड्स हैं, चारों मिलके आपको 45,000 रुपीज़ दिए और अपने अपने नाम से दिए उन्होंने। तो गाइस वो जो है 45,000, तो वो चारों का मिला के देखेंगे अपन। ठीक है, बट प्रॉपर्टी जब देखते हैं ना तो वो सिंगल सिंगल देखते हैं। सिंगल प्रॉपर्टी 50,000 से कम की होनी चाहिए, क्योंकि गाइस प्रॉपर्टी महंगी आती है ना, इसीलिए। ठीक है, तो आपको वैसे देखना है। यहाँ तक समझ में आई बात? अगर इतना है 50,000 तक है तो हम लोग बोलेंगे चलो ठीक है, गिफ्ट दे दिया, कोई बात नहीं, टैक्स भी नहीं लेंगे हम उसके ऊपर। सोचो गाइस, सोचो 50,000 का आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रहा है। मन में लड्डू फूट रहा है ना, मेरे भी फूट रहा है, काश मिल जाती। ठीक है, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट उससे ज़्यादा रेट हुआ तो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कोई मोबाइल प्रॉपर्टी है जिसमें आप बोल रहे हो मैं थोड़ा सा कंसिडरेशन दे देती हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं है बट मैं थोड़ा सा दे देती हूँ, तो आपने बोला चलो मैं थोड़ा सा दूंगी, तो आपने दे दिया। अब जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो तो ज़्यादा ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। 1 करोड़ की समझ लो आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है और आपने 1 लाख रुपीज़ दिया, तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो ज़्यादा हो गई और आपने जो कंसिडरेशन दिया वो तो बहुत कम हो गया। तो उस केस में इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस रहेगा वो आपकी इनकम मानी जाएगी, बिकॉज आपको रिसीव हो रही है वो। ठीक है, पर इसमें एक कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे ज़्यादा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो कंडीशन ये है कि जो 50,000 रुपीज़ है वो, या 10% ऑफ कंसीडरेशन। ये मत भूलना, एग्जाम में गलती होती है कि अपन फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 10% किसका था, 10% किसका था, 10% किसका था। नहीं गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। कंसिडरेशन का 10% होता है, बिकॉज गाइज मैंने भी एग्जाम दिया है, तो आई यूज टू फेस ऑल द प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट फेस करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को एकदम पिन पॉइंट कर करके बताती हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं फिसल के गिरना है। एग्जामिनर जानबूझ के स्लाइडर डालता है, बट हमको नहीं फिसलना है।
ठीक है। तो क्या पॉइंट याद किया आपने, 10% होना चाहिए आपका कंसीडरेशन का, याद रखना कंसीडरेशन का, और 50,000। अगर इससे कम है, इतना है या इससे कम है, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इससे ज़्यादा हुआ तो यू हैव टू पे टैक्स, ठीक है। अब मैम डेट कौन सा लेते हैं, एक डेट का इसमें चैलेंज रहता है अपने को। कैसे रहता है देखो, जब ना अपन प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक बार ना अपन प्रॉपर्टी देखते हैं और उस समय ना कुछ पैसे देते हैं, एंड देन बाद में रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। ये प्रॉपर्टी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जिस दिन आप एग्रीमेंट करें दो पार्टी की, हाँ मेरे को सेल करना, अच्छा देखो खरीदना है, चल ठीक है, ये एग्रीमेंट की डेट हो गई। आज के दिन अगर आप बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो 1,000 रुपये, 100 मतलब 1,000 रुपये या 1,00,000 रुपये या 15,000 रुपये, कुछ भी अमाउंट पे कर रहे हो बैंक से, तो गाइस वो एग्रीमेंट जो रहेगा ना, वो आपका वो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट को ऐसे विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये एक नॉर्मल डीलिंग है और इसमें कोई अपन होशियारी नहीं दे रहे। तो उस समय ना आप एग्रीमेंट की डेट ले सकते हो। बट आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया या आपने कैश में पेमेंट किया, तो इन दोनों ही केस में हम मान लेंगे कि आपने कोई डीलिंग हुई नहीं आपके बीच में, और रजिस्ट्रेशन की डेट से ही हम लोग मानेंगे। अब आप बोलोगे मैम क्या करना है, एग्रीमेंट की डेट लो, रजिस्ट्रेशन की डेट लो, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गाइस जो टाइम पीरियड रहती है ना, ये समझ लो आपने एग्रीमेंट किया जनवरी में, आप प्रॉपर्टी अगस्त में खरीद रहे हो, तो ये जो 7 मंथ का डिफरेंस आया है, इसमें प्राइस फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हुआ होगा प्रॉपर्टी का, और उस वजह से गाइस आपको डेट बहुत सोच के लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है उस दिन की, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के लेना रहेगा। तो आप हमेशा चाहोगे कि जो लोअर रहेगा मेरे को वही मिले, है ना। तो इसीलिए ये वाला प्रोविज़न लाया गया, ताकि ना लोग पहले इसका बेनिफिट उठाते थे, अब नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। बैंक से पे करना है, याद रखना, ऐसे नहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा 50,000 पेड बाय कैश। आप बोलोगे अच्छा मैम बताई थी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, चलो चलो हम लोग एग्रीमेंट की डेट ले लेते हैं। नहीं, आपको बैंक वाली डेट लेनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर कंसिडरेशन पे होगा और नहीं होगा, अगर गाइज नहीं करते हो पेमेंट आप, तो एफएमवी जो रहेगी वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। उस दिन वो कार कितने की मिल रही थी वो आपकी एफएमवी हो जाएगी। अगर आपने कुछ पैसे दिए, थोड़े बहुत कुछ तो दिए होंगे, अगर कुछ तो दिए हैं, तो वो आप माइनस कर देना अपनी एफएमवी से। समझ लो 50,000 की एफएमवी है और आपने 10,000 दिया है, तो 40,000 आपकी इनकम हो जाएगी। तो गाइस 40,000 क्या है, 50,000 से कम है, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 से ज़्यादा रहने से आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत रहेगी। बट ये ओनली इन कंसिडरेशन जब आप पे कर रहे हो तब। अगर आप पे नहीं करोगे तो एफएमवी लेंगे और फिर वो पूरी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको गिफ्ट्स के प्रोविज़न अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। आप बोलोगे मैम क्या एक्सेप्शंस है? गाइस खुशी की बात है, खुशी की। कुछ हमारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको छूट मिली हुई है। तो गाइस देखो ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम मैंने बनाया है, आप तारीफ़ कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी मैं, ठीक है। तो देखो गाइस ये हमारे कुछ रिलेटिव है प्यारे वाले, जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलेटिव मानता है और कहता है कि चलो इनसे ले रहे हो तो ले लो, हम नहीं मांगेंगे टैक्स। इनसे आप 10 लाख का ले लो, 50 लाख का ले लो, 1 करोड़ का ले लो, नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर अगर आप इनसे लोगे तो, ठीक है। तो कौन है वो प्यारे रिलेटिव हमारे? देखो ये आपके पेरेंट्स, या आपको सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आप तो ये क्यूट से बच्चे, ठीक है, ये आपकी लव वन है, ठीक है, ये आपकी वाली है। अब आप इसके भाई बहन होंगे और आपके भी भाई बहन होंगे, ये सारे आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है गाइस। उसके आपके पेरेंट्स होंगे, आपके पेरेंट्स के भाई बहन होंगे, आपके पेरेंट्स के भाई बहन होंगे, मतलब मैम मतलब मामा मामी, ये मामा मामी हैं, और ये मौसी मौसा जी हैं, ठीक है। ये आपके ताई जी ताऊ जी है, ये आपकी बुआ फूफा जी है। अब आप लोग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं तो मैं इंग्लिश में भी एक बार बोल देती हूँ। देखो ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स के ब्रदर, मतलब मम्मा की साइड के ना, मम्मा के साइड के मम्मा के ब्रदर एंड मम्मा के ब्रदर की वाइफ, ओके, मतलब मामा और मामी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी मम्मा की सिस्टर एंड उनके हस्बैंड, उसके बाद आपके पापा के भाई और उनकी वाइफ, आपके पापा की बहन एंड उनके हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद
आपके भाई बहन, आपके स्पाउस के भाई बहन, ठीक है, और आप लोग के बच्चे, सिर्फ और सिर्फ यही आपके रिलेटिव है। एकदम ध्यान से याद कर लो इस फ्लो चार्ट को। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी दे दे वो आपके रिलेटिव नहीं है। आप बोलोगे मैम मेरे ससुर जी तो मेरे रिलेटिव है ना, मेरा साला तो मेरा रिलेटिव है ना। भाई ससुर जी नहीं आपके रिलेटिव। यहाँ पे मैं बोली स्पाउस के पेरेंट्स, बोली नहीं बोली ना, तो वो आपके रिलेटिव नहीं है। हाँ, आपका साला आपका रिलेटिव है, ठीक है, आपका साला आपकी साली आपके रिलेटिव है, और आपके भाई बहन आपके रिलेटिव है, और आपके बच्चे। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ गए। आई होप आपको ये चार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस आप लोग और अपने घर में चिपका लो कहीं पे, या फिर आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार पीछे करके वीडियो देख लो, ठीक है। अब HUF के केस में कौन होता है? मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स, ठीक है। अब गाइस कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करूँगी मैं जिसमें आपको ना रिश्तेदारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको वैसे ही एग्जम्पशन मिल जाती है। मतलब मैम इसकी ये ऐसे 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 बड़े बड़े माइलस्टोन इवेंट है जहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, हम टैक्स ही नहीं लेंगे। इन केस में आपको टैक्स लगेगा ही नहीं, कोई टैक्स नहीं लगने वाला इन केसेस में आपको। मैम ये कौन से अच्छे केसेस है, प्लीज़ बताओ ना हमको, प्लीज़ बताओ। बिल्कुल सुनो, शादी कर लो यार, क्या मैम बर्बादी करवा रहे हो। नहीं गाइस, अब शादी करो, उसमें आपको कितने रुपए का भी कोई भी कितना भी गिफ्ट दे, 100% एग्जाम्ड, 100% एग्जाम्ड। एग्जाम में मैरिज के कोई भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम कर देना सीधा, देखते साथ मैरिज को एग्जाम्ड। फंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, गाइस यूनिवर्सिटी वाले वैसे पैसे नहीं देते, रिजल्ट ही नहीं देते, पैसे क्या देंगे, ठीक है। बट किस्मत से किसी को मिल गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उनके ऊपर रहम कर दिए, नहीं लेंगे टैक्स, चिंता मत करो, ठीक है। अब गाइस कोई गुजरने वाला रहता है तो फिर वो क्या बोलता है, यार मेरी बस आखिरी इच्छा है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे पोता पोती के नाम हो जाए। तो ऐसे करके गाइस अपनी अपनी विल में, अपनी इनहेरिटेंस विल में अगर कोई लिख रहा है आपको कोई प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट आपको मिलने वाली है या मिल गई है, तो वो सारे केसेस में गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं रहता, वो दूर ही रहता है। वो बोलता है चलो किसी की आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हम क्यों टैक्स ले इसमें, तो वो नहीं लेते हैं, ठीक है गाइस। अब कोई भी HUF का पार्टीशन होता है, चाहे आधा हो चाहे पूरा हो, घर टूटने पे किसी को खुशी नहीं मिलती, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे साथ है। वो बोलेगा मैं तुम्हारे दुख में कंट्रीब्यूट करता हूँ बिना टैक्स लिए। तो गाइस वो हमारे दुख में कंट्रीब्यूशन दे रहा है और टैक्स नहीं ले रहा है। गाइस ये बीच बीच में जो कॉमेडी में जानबूझ के करती हूँ ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे, ठीक है। कोई भी डेथ, किसी की डेथ हुई और उसके पीछे आपको कुछ मिल रहा है तो वो भी गाइस आपका एग्जाम्पशन में आ जाएगा, आपको टैक्स नहीं पे करना है। लोकल अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट कुछ देगी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, तो टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। अमलगमेशन डीमर्जर होता है, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं, डीमर्जर मतलब टूट जाना, एक कंपनी थी वो 3-4 हिस्से में टूट गई। अमलगमेशन मतलब हम और तुम एक हो गए, ठीक है, मैं और तुम एक हो गए, हम बन गए, तो वो होता है अमलगमेशन। तो हम जब बन जाते तो टैक्स नहीं लेते, हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। मैं था तब टैक्स देते थे, तुम थी तो टैक्स देती थी, अब हम बन चुके हैं, हम टैक्स नहीं दे सकते, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, हमने ना क्या होता है गाइस की ना, कभी कभी ना जो पेरेंट्स होते हैं ना उन लोगों को बहुत चिंता होती है उनके बच्चों की कि कब तक वो जिंदा रहेंगे पता नहीं, तो उनके नाम की जितनी प्रॉपर्टी रहती है ना वो अपने बच्चों के नाम करना चाहते हैं। बट जो उनके बच्चे होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, माइनर होते हैं, तो उनके नाम कैसे करें, इसलिए वो लोग एक ट्रस्ट बना देते हैं और ट्रस्ट का कोई एक देख रेख करने के लिए एक जन को बैठा देते हैं। उसके बाद वो ट्रस्ट जैसी बच्चा मैच्योर होता है तो वो ट्रस्ट के सारे पैसे बच्चे के नाम पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जो थे वो लोग आर्मी में थे, दोनों को ही, मिस्टर एंड मिसेस, ठीक है। उनका एक बेबी हुआ, बेबी बस 5 साल का ही था, बट जो मिस्टर और मिसेस थे उनको बहुत टेंशन होती थी, पता नहीं अब क्या भरोसा ज़िंदगी का, तो उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट में बच्चों के लिए पूरा पैसा, अपनी जितना भी प्रॉपर्टी सब कुछ अपना वो ट्रस्ट के नाम कर दिया, और ट्रस्ट का जो डॉक्यूमेंट रहता है उसमें लिख दे कि सब मेरे बच्चों के नाम पे कर देना। अब जैसे ही उनके पेरेंट्स की डेथ होगी वैसे ही वो जो ट्रस्ट है और उसका जो भी सामान है वो सब बच्चे के मेजर होने पर उसको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरी चीज़ें समझ में आए होंगी अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जम्पशन ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट्स ऑफ डिजास्टर।
गाइस जैसे आ जाता है उड़ीसा में डिज़ास्टर, और पानी वाली जगह जो केरला हो गया या इधर उधर बहुत डिज़ास्टर आता है गाइस। जो सी के आसपास जो जगह रहती है ना, उधर पे डिज़ास्टर कभी भी आ जाता है, तो उस अकाउंट में गाइस कंपनसेशन रिसीव होता है कभी कभी। तो अगर वो कंपनसेशन रिसीव हो रहा है तो टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत दुखी है कि कैसा डिज़ास्टर आ रहा है भारत में। तो वो अपना दुख जब भी व्यतीत करना चाहती है ना, तो वो बोलती प्लीज़ टैक्स मत दो मुझे, मैं अपना कंट्रीब्यूशन आपसे बिना टैक्स लिए करना चाहती हूँ। जैसे कि ये तो एकदम वैसा हो जाता है जैसे गाइस आप किचन में जाते हो काम करने, तो आपकी मम्मी बोलती है तेरे बिना ही मेरे को अच्छा लगता है, तू किचन में मत आएगा काम बढ़ाने मेरा, ठीक है गाइस। तो जैसे मम्मी को अच्छा लगता है आपके किचन में ना जाने से, वैसे ही टैक्स डिपार्टमेंट को अपना दुख जो अपना वो शेयर करना चाहती सबके साथ, वो बोलती टैक्स मत दो मेरे को, मेरा कंट्रीब्यूशन यही है आप लोग के लिए। तो गाइस डिजास्टर में टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स ना लेके कंट्रीब्यूट करती है हमको, ठीक है, बट कंडीशन ये भी कि आप उसका डिडक्शन नहीं लोगे ना, ऐसे नहीं कि डिडक्शन भी ले लिया और टैक्स भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते चलो। तो गाइज ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि जो शेयर्स होते हैं ना, वो लोग ऐसे ही बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट ये फ्लक्चुएटेड वाले की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें पहले से लिखा कि आपके शेयर लिस्टेड नहीं होने चाहिए और आपके शेयर नॉन रेजिडेंट को नहीं देना है। ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बारे में नहीं सोचना है। हाँ मैम समझ गए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपका शेयर प्रीमियम जो है ना, हम तभी टैक्स लेंगे जब वो ना, मैं बता रही हूँ, एक लाइन बता रही हूँ, जिंदगी भर याद रखना, इसके सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपकी जो फेयर मार्केट है ना, फेयर मार्केट वैल्यू और जब की होती है FMV, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। मतलब फेस वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उसकी चेहरे की कॉस्ट, मतलब 10 रुपये का शेयर अपन लॉन्च करते हैं तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये रहती है। जब वो मार्केट में जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो 100 रुपये का हो जाता है। तो इस केस में गाइज अगर आपका शेयर का प्राइस 10 से लेके 100 के बीच में कभी भी चलेगा, आपको शेयर प्रीमियम के ऊपर टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शेयर प्रीमियम होगा ही नहीं वहाँ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब आपकी शेयर की प्राइस 100 रुपये से ऊपर जाएगी, तभी आपका शेयर जो है वो प्रीमियम में चल रहा है मानते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस था 100 रुपये, बट आपको वो चीज़ मिल रही है 110 में, मतलब 10 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो ही प्रीमियम है, और उसी केस में सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगता है। तो याद रखना, फेस वैल्यू 10 रुपये है, फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये है। इनके बीच में कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा, आपको टैक्स नहीं लगाना है। जब ये फेयर मार्केट वैल्यू से क्रॉस करता है प्राइस, तभी प्रीमियम होता है, और जब प्रीमियम होता है तभी टैक्स लगता है, ठीक है। अब एक केस और हो सकता है, कौन सा, क्वेश्चन के साथ बताओगे ना, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकली समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन। इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपनसेशन का लॉजिक वाइज मैं आपको पिछली वीडियो में बनाई थी कि ये क्या होता है। एक बार क्या होता है कि ना, आपका घर रहता है मस्त से मस्त, आप आराम से अपने घर पे रहते हो, तो घर के गेट से आवाज़ आती है ठक 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 ठक, ऐसा आवाज़ आती है। तो आप बोलते हो अरे यार कौन आ गया, मैं सो रही थी मस्त। आप उठ के गए, मस्त से देखे तो इनकम टैक्स वाले थे और कुछ कंस्ट्रक्टर लोग थे और गवर्नमेंट के कुछ आदमी थे। उन लोग को देख के आप बोले हाँ भाई क्या काम है आपको, तो वो बोले आपका घर तोड़ना है। तो बोले हैं मेरा घर क्यों तोड़ना है, मैं नहीं तोड़ने दूंगा। तो आप बोले आपसे कोई पूछ नहीं रहा, आपको बताने आए हैं कि यहाँ पर मेट्रो बनने वाली है, तो जितने भी घर बीच में आएंगे हम सबको तोड़ देंगे। तो बोले अच्छा तुम्हारा राज चलेगा, मेरी ज़मीन है, मैं नहीं दूंगा तोड़ने। तो बोले देखो ज़्यादा होशियारी नहीं करना है, हम आपको कंपनसेशन दे देंगे इसके पीछे का, जितना भी आपका प्रॉपर्टी है ना उससे ज़्यादा ही आपको पैसे मिल जाएंगे, बट आप लोग अपना इंतज़ाम कर लो, बैग वैग पैक कर लो और अपना सोच लो कहाँ रहना है। तो ऐसे करके बात हो गई। अब क्या हुआ, कंपनसेशन मिल गया। जैसे ही मिस्टर एक्स को कंपनसेशन मिला, मिस्टर एक्स इज लाइक हैं इतना कम, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही है इस घर में, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को अपना कंपनसेशन बढ़वाना है। वो गए केस करे, केस कर दिए, जाके केस करने के बाद बहुत समय बाद उनका कंपनसेशन बढ़ गया। जैसे उनका कंपनसेशन बढ़ा तो उनका जो घर टूटा था वो टूटा था 2019 में, उनको कंपनसेशन मिला 2030 में। अब इतने साल की भरपाई कौन करेगा। तो ये जो कंपनसेशन मिला है इसका इंटरेस्ट आपको पूरा यहाँ तक मिलेगा, मतलब जिस साल में आपको मिलना चाहिए था कंपनसेशन और जिस साल आपको कंपनसेशन मिला है, इसके बीच का जितना डिफरेंस है उतने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जो इंटरेस्ट मिलता है गाइज वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। और उसके ऊपर आपको 50% का डिडक्शन मिलता है।
मतलब मैम मतलब ये कि 50,000 रुपीज़ अगर आपको इन्हांस कंपनसेशन में इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट, तो उस केस में 50% कर देना, जो कि आएगा 25,000। आपको टैक्स सिर्फ और सिर्फ 25,000 में पे करना पड़ेगा, बाकी के में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे समझ में बात, इंटरेस्ट रहना चाहिए, 50% दे देना, जितना भी अमाउंट है उसका आधा कर देना। आगे बढ़ते गाइस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, अब कहीं पे भी हो सकता है, तो देखते कहाँ कहाँ पे हो रहा है। पीएफ में हो सकता है गाइस, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुमेशन में हो सकता है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट में हो सकता है, या फिर अदर। ये चारों जगह पे अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन करते हो, मैम कौन कौन से, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुमेशन फंड, इंश्योरेंस फंड और अदर्स, ये चारों में करते हो, तो इफ़ नॉट पेड, अगर आपको एम्प्लॉय ने दिया है, या फिर ये तो आपका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो आप खुद पे करना चाहते हो अगर, और आपने पे नहीं किया अभी तक, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगी। और मतलब आपको बिफोर ड्यू डेट तो पे करना ही करना है, बिफोर ड्यू डेट तो करना ही, अदरवाइज आपको डिडक्शन भी नहीं मिलता है। डिडक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको बिफोर ड्यू डेट करना पड़ेगा, तभी आपको इसका डिडक्शन मिलता है पीजीपीपी में। अब ध्यान से सुनो, आपको 500 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करना था, अभी जो 500 रुपीज़ है आपको बिफोर ड्यू डेट कॉन्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान ली जाएगी, और अगर आप कर दोगे तो वो आपका पीजीपीपी का डिडक्शन मान लिया जाएगा। आप बोलोगे मैम ये कैसी बातें करते हो आप, अभी बोलते हो कि खर्चा है, कभी बोलते हो इनकम है, दोनों बातें कैसे करते हो? गाइस सोचो थोड़ा सा, कोई पैसा आपका नहीं है, ये आपका खर्चा है, नेचर उसका खर्चे का ही है, आपको वो खर्चा कर देना चाहिए था सही समय तक, आप कर ही नहीं रहे हो, तो आपका वो खर्चा आपकी इनकम बन जाएगा। बट अगर आप कर दोगे तो वो खर्चा खर्चा ही रहेगा। देखो गाइस, कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो उसका खर्चा ही होता है, ठीक है, बट अगर वो खर्चा करे तब ना, अगर वो करेगा नहीं तो वो उसकी इनकम बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे बनती है, खर्चा पीजीपीपी में होता है, क्योंकि पीजीपीपी का ही खर्चा ही है। आगे बढ़ते गाइस, ठीक है गाइस, तो चलो आगे का टॉपिक देखते हैं, जो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। तो गाइस अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटीज़ में, वो भी किससे मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ लोकल अथॉरिटी या कोई कंपनी का। ठीक है, जिसको आप अगर स्टॉक इन ट्रेड रखते हो ना गाइस, तो पीजीपीपी होगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर स्टॉक इन ट्रेड है मतलब बिजनेस है, और बिजनेस है तो बिजनेस में से आएगा ना, अदर सोर्स में क्यों आएगा? ठीक है, तो अदर है करके अदर में आया है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो एक्सपेंसेस क्या क्या अलाउड होंगे, कोई भी आप अगर कलेक्शन करने में आप खर्चा लगा रहे हो तो आपको अलाउ हो जाएगा। अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो भी अलाउ हो जाएगा, और अदर कोई खर्चा है तो वो भी अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम इजी सेक्शन था, कुछ रखा नहीं था इसमें। चलो गाइस अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, सेक्शन 94। इसमें क्या करता है अपन, टैक्स बचाने का कोशिश, हमारा मकसद रहता है कि हम किसी भी तरह टैक्स चोरी करें। गाइस टैक्स चोरी कैसे करेंगे, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, सिक्योरिटी विथ लेस और नो इनकम, एग्जम्पशन ऑफ बोथ। मैम ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसी ना ड्यू डेट आती है ना बॉन्ड की, तब ना अपन को इंटरेस्ट पेमेंट होता है उस दिन। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं इसकी ना, बॉन्ड की जो ड्यू डेट आती है ना इंटरेस्ट की, उससे पहले उसको सेल ऑफ कर देते हैं, और बाद में जब इंटरेस्ट मिल जाता है उसका परचेज कर लेते हैं। आप बोलोगे मैम ये कौन बेवकूफ़ लोग होते हैं दुनिया में जो इंटरेस्ट की इनकम को अर्न नहीं करना चाहते? गाइस इनको बोलते हैं होशियार लोग। उन लोग क्या करते हैं, पहले वो लोग सेल करेंगे बॉन्ड को महंगे प्राइस पे, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने वाला ही पूरी दुनिया को पता है, तो कोई भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर वो सेल करेंगे हाई प्राइस पे, एंड यहाँ पर जब इंटरेस्ट मिल जाता है तो फिर होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से परचेज़ प्राइस बहुत कम होता है, तो यहाँ पर जाके वो परचेज़ कर लेते हैं। अब यहाँ से लोग पैसा बचाए, ऊपर से गाइस उनको कैपिटल गेन होता है, क्योंकि अपन सेल कर रहे हैं बॉन्ड्स को, तो कैपिटल गेन होता है। बट गाइस कैपिटल गेन का जो रेट है, वो रेट जो है ना वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो टैक्स लगता है उसका रेट ज़्यादा होता है, और ये अपना कैपिटल गेन का रेट कम होता है। तो ये टैक्स बचाने के लिए लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। तो
टैक्स कैसे करेंगे? जिसके हाथ में ड्यू डेट वाले दिन बॉन्ड मिला वो ही टैक्स पे करेगा, ठीक है। अब क्या करते थे लोग? टू इवेट टैक्स, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए वो क्या करते थे? लो इनकम पहले सेल कर देते थे बिफोर ड्यू डेट, पहले ड्यू डेट को सेल कर देते थे। वो भी किसको सेल कर रहे हैं? जिनकी लो इनकम है, मतलब ऐसे लोग इनकी इनकम 2,50,000 से कम है, ताकि उनको टैक्स पे करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो उनको सेल कर देते हैं और बाद में उनसे ही परचेज कर लेते हैं जब ड्यू डेट चले जाती। तो अब जिस दिन ड्यू डेट रहेगी उस दिन जिसके हाथ में बॉन्ड है टैक्स वो पे करेगा। अब ये तो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है ना, बिकॉज इसकी इनकम तो 2.5 लाख से कम है। तो ये गेम खेलते थे उन लोग, समझे? तो ऐसे गेम खेलते थे। तो अपन क्या मान लेंगे? अपन ये मान लेंगे कि जो ड्यू डेट है उससे ना गाइस कुछ टाइम पीरियड फिक्स कर दी गवर्नमेंट, इतने टाइम के पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, तो जो भी ट्रांसफरर होगा ना, ट्रांसफरर वो ही उसके हाथ में ही सारी इनकम है मान ली जाएगी। आपने अगर ट्रांसफ़र किया किसी को तो हम वो ट्रांसफ़र को वैलिड नहीं मानेंगे, और ये जो इनकम है ट्रांसफरर के हाथ में वो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। आई होप गाइस आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई होगी अच्छे से। सिंगल लाइन में गाइस मैं एकदम समअप कर देती हूँ आप लोग के लिए, बस इतनी सी बात याद रखना। लोग क्या करते हैं, जिनकी इनकम कम रहती है उसको अपना बॉन्ड दे देते हैं, क्योंकि बॉन्ड ड्यू डेट वाले दिन जिसके हाथ में रहेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये बंदा टैक्स पे करता नहीं बिकॉज इसकी इनकम बहुत कम है, अब ये टैक्स पे करेगा नहीं, हमको टैक्स पे करना नहीं है, तो ये गेम खेलते थे। अब गेम को तोड़ने के लिए, ये लूप होल को कब करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट बोली कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है और ये जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर इज़ लायबल टू पे टैक्स बिकॉज वो उसकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी विद लो और नो इनकम, कोई सिक्योरिटीज़ होती गाइस, वो ना कोई उसमें अपन को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। मैम ऐसी बकवास सिक्योरिटी हमको नहीं खरीदनी है, मत खरीदो, ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट क्या रहता है? इंटरेस्ट का रहता है। तो बेनिफिशियली इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी जो रहेगी वो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, मतलब उसमें जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो आपकी डीम्ड इनकम होगी। कॉमन सेंस। एक्सेप्शन ऑफ बोथ एओ सेटिस्फाइड, नो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। अब ये दोनों कंडीशन के लिए ना आपको एओ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हो सकता है आप रियली में नीड हो आपको पैसे की और इसलिए आपने बेचा हो, आपने कोई टैक्स प्लानिंग ना की हो, तो उस केस में आप एओ को जाके समझा दो कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ज़रूरत है पैसे की, मैं बेचना चाहता हूँ अपना सामान, तुम कैसे कर रहे हो, टैक्स नहीं पे करूँगा मैं। तो ये जो कहानी है ना आपकी, जो आपकी फीलिंग्स है वो आप एओ के साथ शेयर करो जाके, उसको मनाओ, वो मान जाएगा, तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। मैम ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड कौन है भाई? अभी बता रही हूँ, देखो डीप डिस्काउंट बॉन्ड को हम बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। मैम ज़ीरो कूपन बॉन्ड है मतलब इसमें कोई पैसे नहीं मिलते? नहीं मिलते गाइस। मैम क्यों खरीदेंगे ऐसे रद्दी चीज़? हम नहीं खरीदते। खरीद सकते हो गाइस, बताओ क्यों? देखो इसको जब इशू करते हैं ना तो उसको करते हैं अपन डिस्काउंट में इशू। हम लोग इसको डिस्काउंट में इशू करते हैं और फिर टाइम पीरियड के बाद जब वो मिच्योर हो जाता है तो उसकी मिच्योरिटी पे हमको फुल वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरेस्ट इनकम आपको बीच में रिसीव नहीं होती। तो जो मिच्योरिटी में आपको रिसीव होती है इनकम, उसको अपन मतलब जब ये वाला केस होता है जिसमें डिस्काउंट में इशू हो रहा है, मतलब 80 रुपये में इशू होगा और रिडीम होगा आपका 100 में, तो इवेंचुअली 20 रुपये आपका फ़ायदा हो गया। तो इसको बोलते हैं अपन ज़ीरो कूपन बॉन्ड या फिर डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसकी कहानी ये है कि इसकी कहानी हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस किए हैं, फिर से कर रही हूँ मैं। देखो अगर आप 15/2/2002 तभी आया था, नहीं प्रोविज़न इसलिए ऐसा अजीब सा डेट है। 15 फरवरी 2002 को क्या हुआ था कि अगर आपका उस तारीख तक ट्रांसफ़र या मेच्योर नहीं हुआ है बॉन्ड, ठीक है, तो जो भी एफएमवी में चेंज होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 100 रुपये माइनस 80 इज इक्वल टू 20 रुपये जो आपका चेंज आया, 20 रुपये इज इक्वल टू आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इनकम जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हुआ। एक साल का तो ऐसा कर लिया कि मैम 80 में इशू हुआ था, 100 रुपये आखिरी साल की डेट थी, तो ये 20 रुपये मेरी इनकम हुई। नेक्स्ट साल का कैसे करेंगे? तो अगर नेक्स्ट साल आपने नहीं बेचा तो 100 यहाँ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर जो आखिरी साल में जो भी रेट रहेगा, समझ लो 200 है, तो 100 रुपये की इनकम हो गई, फिर ये 200 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर जब एट द एंड ईयर में जो भी रेट रहेगा, समझ लो 300 है, तो फिर 100 यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, एट द एंड माइनस स्टार्टिंग में जो रेट रहता है, तो उसको अपन इनकम मान लेते हैं। कौन से केस में? अगर ट्रांसफ़र और मेच्योर नहीं होता है आफ्टर 15/2/2002,
मतलब अभी की सिचुएशन में अगर हो रहा है तो यही वाला प्रोविज़न चल रहा है अभी तो, ठीक है। इफ़ रिडीम्ड, अगर आप रिडीम कर दिए उसको, अभी अगर रिडीम नहीं कर रहे हो, चल रहा है, तो हर साल का एंड सीधा सीधा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ले लो यार, एकदम इजी लैंग्वेज में आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेना है, ख़त्म करो काम। अगर मैच्योर नहीं करोगे तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लोगे, अगर रिडीम करोगे तो क्या लोगे, रिडम्पशन प्राइस माइनस वैल्यूएशन जो भी लास्ट में हुआ होगा, लास्ट वैल्यूएशन होते रहता है गाइस इसका, तो जो भी लास्ट वैल्यूएशन हुआ होगा उसको माइनस करना आपको मार्केट प्राइस से, मतलब रिडम्पशन प्राइस से, ठीक है, बहुत ईजी। अब बॉन्ड ट्रांसफर बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योर ही नहीं हुआ और उससे पहले आप सेल कर दिए बॉन्ड को, तब जितने रुपए में आप सेल कर रहे हो, समझ लो आप 100 रुपये में सेल कर रहे हो और ये आपको 80 रुपये पड़ा था, तो 20 रुपये आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है, ठीक है, इज दैट क्लियर। वो भी 15/2/2002 के बाद वाली, ये सारी इनकम बॉन्ड से जो भी होती है वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है। अगर आपका काम है ये, आप रोज़ यही काम करते हो स्टॉक इन ट्रेड में रखना, तो फिर ये आपकी पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है गाइस, कोई भी चीज़ स्टॉक इन ट्रेड है तो ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब पीजीबीपी, ठीक है। बॉन्ड बिफोर 15/2/2002 वाला यहाँ पर नहीं आता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते देखो दिया है, इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस इशू प्राइस, मतलब 15/2/2002 से पहले कैसे करते थे अपन, सेलिंग प्राइस में से इशू प्राइस को माइनस कर देते थे, ठीक है। अब देखो कोई छोटे छोटे इन्वेस्टर है, उन लोग क्या हर साल कैलकुलेट करते रहेंगे, इतने फ्री नहीं होते गाइस लोग, तो इसलिए वो उनके लिए बना दिया कि अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो जो कि सिर्फ 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में आप सेल प्राइस माइनस इशू प्राइस कर लो, हम आपको नहीं परेशान करेंगे, हर साल कैलकुलेट करते रहो, बॉन्ड वैल्यूएशन करवाओ, ताम झाम करो, नहीं लगता, आप नॉर्मली कर दो, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक लाइन में सम अप कर देती हूँ मैं, अगर आप 15 फरवरी 2002 से पहले हो तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस इशू प्राइस, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो 1 लाख रुपए तक के तब भी आप वही करोगे, अगर आप उसके बाद हो, मतलब उस डेट के बाद हो, तो 3 केस है, पहला कि आप रिडीम नहीं करवा रहे हो, तो उस केस में हर साल आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसका डिफरेंस लेते जाना है। अगर आप रिडीम करवा रहे हो तो रिडीम जो हो रहा है प्राइस वो, उसमें से जो भी वैल्यूएशन प्राइस हुआ था वो, अगर आप मैच्योरिटी से पहले ही बेच दिए तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो गाइस अब अपन पढ़ेंगे बोनस ट्रिपिंग। बोनस ट्रिपिंग क्या होता है मैम, ये अलग अलग वर्ड क्या बता रहे हो मैम, आज आप समझ में नहीं आ रहा कुछ गाइस, है बहुत सारे नए नए टर्म्स। तो देखो बोनस ट्रिपिंग का मतलब होता है कि आप होशियारी करते हैं ना गाइस लोग, तो नाम रखना पड़ता है प्रोविजन का। इसमें क्या करते हैं, इसमें ना बोनस की एक डेट रहती है कि इतने तारीख को आपको बोनस मिलने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड डेट रहती है, तो बाय कर लेते 3 मंथ पहले, 3 मंथ पहले बाय करते तो क्या होता है, 3 मंथ बाद उनको बोनस मिल जाता है, तो बोनस के लालच में उन लोग 3 महीने पहले शेयर खरीद के रखे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अलॉट कर देते हैं यूनिट्स को, ठीक है, विदाउट पेमेंट, मतलब पेमेंट भी नहीं की रहते और उनको अलॉट भी हो जाते हैं यूनिट्स, ठीक है। कैसे, अरे गाइस सोचो ना, 3 महीने पहले आप खरीदे कोई सामान को, उसमें आपको फ्री में कुछ मिलेगा, तो ये जो फ्री में मिला इसका पेमेंट किया हो आप, नो मैम नहीं किए, तो ये विदाउट पेमेंट होगा, आपको यूनिट भी मिल गया, ठीक है। तो ये जो यूनिट मिल रहा है ना आपको बोनस की तरह, उसको हम डिविडेंड मान लेंगे। मैम ये क्या बदतमीजी, आप कुछ भी मान ले, तो जो मन आता है आपका, कोई तरीका होता है कि हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिलता है तो आपको सुहाता नहीं है, गाइस मेरे को सुहाता है, डिपार्टमेंट को नहीं सुहाता है, मैं क्या करूँ। बोनस मिल रहा है, अगर आप 3 महीने पहले खरीदो तो उनको सुई चुभ रही है, मैं क्या करूँ। तो उस केस में, क्योंकि गाइस आप लोग भी तो जानबूझ के कर रहे हैं, ये फ्री के लालच के लिए आप कर रहे हो कि नहीं, तो वो करेंगे कि नहीं टैक्स के लालच के लिए, तो ये बोनस शेयर को डिविडेंड मानते हैं और डिविडेंड के ऊपर डीम्ड इनकम मान के आपसे टैक्स ले लेंगे लोग, समझे गाइस। अगर आप ना 1.5 होशियार हो ना, तो वो डबल होशियार है, ट्रिपल होशियार है, समझे। चलो गाइस छोड़ो उनकी बात, हम लोग डिविडेंड पढ़ते हैं, मस्त, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसे ही 3 स्टार 4 स्टार इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिविडेंड, मैम इतना क्या है इसमें इम्पोर्टेंट है गाइस, देखना भी पढ़ेंगे अपन। देखो अमाउंट रिसीव बाय शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग इन कंपनी, कोई कंपनी में अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका कुछ शेयर हमको मिलता है, मतलब उसका कुछ पार्ट कंपनी का हमको मिल जाता है, उसके बाद हमको बेनिफिट की तरह डिविडेंड मिलते रहता है, कभी कभी कंपनी हमको देते रहती है, तो उसको बोलते हैं अपन डिविडेंड,
बोनस शेयर को हम डिविडेंड नहीं मानते, बट बोनस स्ट्रिपिंग जो वो दूसरा टॉपिक है ना, मिक्स मत कर देना कि मैम अभी आप डिविडेंड माने थे अब नहीं मान रहे हो। हमेशा नहीं मानते। बोनस स्ट्रिपिंग मतलब वो 3 महीने पहले वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बस मानते हैं, अदरवाइज नहीं मानते। ठीक है, तो बोनस शेयर जो है उसको हम डिविडेंड नहीं मानते हैं। तो पहला क्लॉज गाइस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका फर्स्ट क्लॉज सुनो। अगर कोई एसेट है, आप अपने शेयर होल्डर को फेयर मार्केट वैल्यू का कोई एसेट दे दिए, ठीक है, मतलब मैम नहीं समझ में आ, देखो आप एक कंपनी हो, है ना, आपने क्या किया, डिविडेंड देने के बारे में सोच रहे थे, सोचते सोचते आप सोचे अरे यार डिविडेंड दिया तो डीटीडी भी देना पड़ेगा। मैम ये कौन है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, ठीक है, डबल DT, ठीक है। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना नहीं है, तो आप सोचे क्या करूँ क्या करूँ, तो वैसे आप सोचे यार एसेट बांट देती हूँ मैं अपने शेयर होल्डर्स को, फिर कैपिटल गेन हो जाएगा, भले कैपिटल गेन हो जाए, टैक्स तो कम होता है उसका रेट, और डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन का रेट ज़्यादा होता है, तो बच जाएगी, अपन टैक्स प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या की, मार्केट अपना जो असेट है उसको उठा के शेयर होल्डर को दे दी। अगर आप शेयर होल्डर को कोई भी एसेट देते हो तो असेट का जो मार्केट वैल्यू है उसको हम डीम डिविडेंड मान लेंगे, मतलब आप असेट को भी हम डिविडेंड मानते हुए डिविडेंड का रेट चार्ज कर देंगे उसमें, और आपकी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। बट इस केस का एक एक्सेप्शन है कि अगर आप अमलगमेशन के केस में ऐसा करते हो तो कर सकते हो, बिकॉज गाइस उसमें तू और मैं हम हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। ठीक है, एनी डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स deposit preference share by way of bonus deemed income to extent of accumulated profit। बी वाले पॉइंट में दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, डिबेंचर्स का, डिपॉजिट्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, ये सब को आप बोनस की तरह बांट दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांट दिए, डिपॉजिट होल्डर्स को बांट दिए, अपने डिबेंचर होल्डर्स को बांट दिए, ठीक है, उनको दे दिए। मैम देने दो, हमको क्या करना है गाइस, हमको करना है, हम लोग क्या करेंगे, डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, बट एक हद तक। मैम क्या हद तक, हद ये है गाइस कि आपका जो इनकम जो हम डीम्ड डिविडेंड मान रहे हैं ना, वो हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का मानेंगे, पूरा नहीं मानेंगे। मतलब अगर आपके बिजनेस में 100 रुपीज़ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो हम उतना तक का मान लेंगे कि वो आपका डिविडेंड है। मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम लोग डिविडेंड हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट मारते हैं, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट हम लोग हमेशा डिविडेंड बांटते हैं, तो उस वजह से हम लोग इसमें मान रहे हैं कि आप जितना भी आप ये सब बांट रहे हो, अरे बांटो भाई, जो बांटना है बांटो, बट जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना उतना हम डिविडेंड मान लेंगे, और उसके ऊपर जो भी बांटोगे वो सब हम लोग नहीं मानेंगे कुछ भी, आप जो मतलब बोनस मान लेंगे उसके ऊपर का। समझ लो आपने 200 रुपीज़ का बोनस बांटा, 100 रुपीज़ का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, तो इसको 100 माइनस करेंगे, जो 100 बचा ये आपका बोनस हो जाएगा, और ये जो 100 अब आपको डीम डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे गाइस, इसमें से बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑन लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन लिक्विडेशन, इसमें भी वही है, जब अपना लिक्विडेशन होता है ना कंपनी का, तो जो कंपनी है ना वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रॉफिट सारे अपने शेयर होल्डर्स को, तो जब बांटती ना तो उसके ऊपर डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट लग जाता है, बट कितना लगेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज़्यादा हम नहीं ले रहे, प्रॉफिट तक का ही लेंगे। ठीक है, पर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे तो कुछ नहीं मानेंगे, बिकॉज इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम नहीं देते कुछ भी, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारी लाइबिलिटी होती है, हमको उनको देना ही है एनी हाउ, इसीलिए हम उनको देने से नहीं मानते डिविडेंड। बट अगर आप अपनी इक्विटी वालों को देते हो तो इक्विटी वालों को देना कोई लाइबिलिटी नहीं होती, बिकॉज दे आर ओनर। ठीक है, दैट्स वाई आप इक्विटी वालों को देते हो तो डीम डिविडेंड मानते हैं, और प्रेफरेंस वालों को देते हो ना तो आप दे सकते हो। अगर आफ्टर लिक्विडेशन दे रहे हो, मतलब लिक्विडेशन हो गई है कंपनी की उसके बाद दे रहे हो तो दे सकते हो, फिर डिविडेंड नहीं मानते हम, यू कैन गिव। ओके, अगर आपका कैपिटल में रिडक्शन हो गया, आपका कैपिटल ही कम हो गया है, ठीक है, तो आपका कैपिटल कम हो गया है, तो जितना भी प्रॉफिट है, तो जितना प्रॉफिट है उतना हम डिविडेंड मानेंगे, और उससे ज़्यादा जो भी है उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, अमलगमेशन, प्राइवेट कंपनी और लोन, प्राइवेट कंपनी अमलगमेशन और लोन के केस में हम नहीं मानते रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, इन तीनों के केस में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती,
बाकी नॉर्मल कंपनी के केस में जितना भी प्रॉफिट रहता है उसको हम डिविडेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब गाइस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से कुछ एक्सपेंसेस है जो डिसअलाउ हो जाते हैं, वो देखने वाले अपन। कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो डिसअलाउ हो जाएंगे? तो देखो, सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस गाइस आपके पर्सनल नेचर के वो सारे डिसअलाउ होते हैं, वो सारी इनकम से ही होते हैं, तो कुछ नई बात नहीं है इसमें। वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स गाइस ये आपकी पर्सनल लायबिलिटी है, आप इसको पे ऑफ करो। कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सबको इसका कोई भी खर्चा नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आप अपने रिलेटिव को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, समझ लो वो डिज़र्व करते 1000 रुपीज़ की जॉब, आप उसको 2000 रुपीज़ दे रहे हो, तो एक्सेस कितना हुआ 1000, तो ये 1000 रुपीज़ डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है एक्सेस पेमेंट, और इसके ऊपर अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो वो सब डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आप किसी भी इंसान को पेमेंट करते हो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा इन कैश, तो वो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये येलो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आते तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए अच्छे से याद करते जाओ। कैजुअल इनकम से कोई भी एक्सपेंस आता है एकदम याद रखना। घोड़े दौड़ा रहे हो आप, उसको आप बोलोगे कि मैम मेरे को घोड़े को चारा खिलाना पड़ता है, मैम मैं घोड़े को बहुत संभाल के रखता हूँ, उसको शैम्पू करता हूँ, उसको अच्छा खाना खिलाता हूँ, मैम बहुत खर्चा हो रहा है, प्लीज़ डिडक्शन दे दो, तो नहीं मिलेगा, मत रखो घोड़े, ठीक है। तो ये सारे केसेस में गाइस आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद अगर आप TDS पे करते हो आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर आप किसी फॉरेनर, किसी फिरंगी को सर्विसेज दे रहे हो यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर आप टैक्स नहीं काटे, उसका TDS नहीं काटे, तो वो उसके बदले का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप पे कर दिए तो ठीक है, अगर आप पे नहीं किए और वो भी नहीं किया तो उस केस में आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, याद रखना। इसको सिर्फ 2 ही टाइप की इनकम हो सकती है, या तो सैलरी की या तो इंटरेस्ट की। और कितना परसेंट डिसअलाउ होता है? 100% डिसअलाउ होता है इन केस ऑफ फिरंगी, इन केस ऑफ फॉरेनर। हाँ, बट वही अगर इंडियन है, हमारा घर की बात है, तो घर वालों के लिए 30% डिसअलाउ होगा, डिस्काउंट है घर वालों के लिए 30% और बाहर वालों के लिए 100%। मतलब बाहर वालों को 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे, घर वालों को 30 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ पर हाईएस्ट रेट 30 रुपीज़ है, 30% है जो कि अपन रिकवर कर सकते हैं इंडियन से, बट 100% है यहाँ पे, क्योंकि हम इनसे रिकवर नहीं कर सकते ना। अभी भाग जाएंगे इंडिया छोड़ के तो हम कहेंगे पीछे पीछे जाते रहेंगे, काम धंधा नहीं है हमारे पास कुछ, ठीक है। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। तो ये वाले अच्छे से याद हो गए होंगे आपको, मैं मानते हुए आगे बढ़ती हूँ। और अपना लास्ट स्लाइड है गाइज आज का ये। इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो इसके आगे की वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डीम्ड प्रॉफिट, मतलब ऐसे कौन से प्रॉफिट इसको हम मान लेते कि प्रॉफिट है। मैम आप बहुत ज़्यादा कुछ भी मान रहे हो आजकल, गाइस मैं क्या करूँ, डिपार्टमेंट मानता है तो मुझे भी मानना पड़ता है और आपको भी मनाना पड़ता है, मानो चलो आप भी। डीम्ड प्रॉफिट का मतलब होता है डिडक्शन अलाउड ऑन लॉसेस, जो भी लॉसेस में गाइस आपको डिडक्शन मिल चुकी हैं। मतलब मैम, मतलब सुनो, आपको ईयर 2020-21 में कोविड के वजह से 1 लाख का लॉस हुआ, आपने बोला मेरे को ये लॉस हुआ, हमने बोला ले लो डिडक्शन, आपको मिल गया 1 लाख का लॉस। ये लॉस कौन सा था पता है? आपके डेटर आपको पैसे नहीं दे रहे थे, वो लॉस था। अब क्या हुआ, जब 22-23 हुआ ना, तो वो जो डेटर थे उनकी आँख खुली, उनको प्रॉफिट हुआ, वो सोचे यार मैं पैसे लौटा देता हूँ अपने, तो उसने आपको 1 लाख रुपए लौटा दिया। तो पहला आपको लॉस हुआ था 1 लाख का, जिसका आपने डिडक्शन क्लेम किया था, उसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया था। अब आपका 1 लाख रुपए रिकवर हो गया, मतलब आपको वापस मिल गया। तो ये जो 1 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा अब आपको, और ये आपको डीम्ड प्रॉफिट मान लिया जाएगा। भले वो आपको रिकवरी हुई है, वो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट फिर भी से आपने पहले उसको टैक्स नहीं दिया था ना, तो अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद आने वाली गाइस क्वेश्चन आंसर की वीडियो तो देखना ना भूलें, और स्टे सेफ, बाय गाइस।